Thus spoke Zarathustra, Part 4, Chapters 1 to 9. Summary. Chapter 1, The Honey Sacrifice. ज़राथुस्त्रा अब लोगों के पास नीचे जाने के बजाय सबसे ऊंचे माउंटेन पे चढ़ जाता है और वहां रुकता है। उसको उम्मीद है कि अब लोग उसके पास आएंगे इंस्टेड ऑफ हिम गोइंग टू देम। चैप्टर 2, द क्राई ऑफ डिस्ट्रेस। अपनी केव के बाहर बैठे हुए ज़राथुस्त्रा के पास पार्ट 2 का सूटसेयर आता है। वो कहता है कि अब ज़राथुस्त्रा को अपना लास्ट सिन फेस करना होगा, पिटी मतलब दया या रहम। इसी वक्त ज़राथुस्त्रा एक डिस्ट्रेस की चीख सुनता है और सोचता है कि ये हायर मैन की आवाज़ है। वो उसको ढूंढने निकल पड़ता है। चैप्टर 3, कॉन्वर्सेशन विद द किंग्स। रास्ते में उसे 2 किंग्स मिलते हैं जो एक गधे यानी एस को लेकर जा रहे होते हैं। इन्होंने अपनी किंगडम्स छोड़ दी हैं क्योंकि उन्हें गुड सोसाइटी से घिन हो गई है। वो लोग सिर्फ छोटी छोटी प्लेजर्स और एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं। जब ज़राथुस्त्रा बताता है कि वो हायर मैन को ढूंढ रहा है तो किंग्स बहुत खुश होते हैं। ज़राथुस्त्रा उनको अपनी केव में वेट करने के लिए भेज देता है। चैप्टर 4, द लीच। ज़राथुस्त्रा एक स्वॉम्प में एक आदमी पे गिर जाता है जो अपनी बाजू पे लीचेस चढ़ा रहा होता है। ये कॉन्शियंशियस इन स्पिरिट का सिंबल है, मतलब ऐसा इंसान जो अपने थॉट्स में से सारे प्रेजुडिसेस और अजम्पशंस को सक आउट करना चाहता है, बिल्कुल लीच की तरह। ज़राथुस्त्रा इसे भी अपनी केव भेज देता है। चैप्टर 5, द मजिशियन। अगला इनकाउंटर एक मजिशियन से होता है जो जमीन पे तड़प रहा होता है एक थॉट से टॉर्चर होकर। पहले ज़राथुस्त्रा गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब नकली है। मजिशियन एक्सेप्ट करता है कि वो प्रिटेंड कर रहा था असेटिक ऑफ द स्पिरिट बनने का, ताकि ज़राथुस्त्रा को टेस्ट कर सके। ज़राथुस्त्रा कहता है कि तुमने पूरा प्रिटेंड नहीं किया, तुम सच में थोड़ा एसेटिक हो। मजिशियन चाहता है कि लोग उसे ग्रेट समझे, लेकिन वो जानता है कि वो ग्रेट नहीं है। ज़राथुस्त्रा उसकी ऑनेस्टी को एडमायर करता है और उसे भी अपनी केव भेज देता है। चैप्टर 6, रिटायर्ड। अब वो एक औरत को नहीं बल्कि लास्ट पोप को मिलता है। ये पोप उदास है क्योंकि गॉड मर गया है। वो ज़राथुस्त्रा को सबसे ज्यादा पायस नॉन बिलीवर के तौर पे देखता है। पोप कहता है कि गॉड मर गया क्योंकि उसने इंसानों पे बहुत ज्यादा पिटी किया। ज़राथुस्त्रा क्रिटिसाइज करता है गॉड को, बोलता है कि उसने हमें गलत बनाया और फिर हमें पनिश भी किया। पोप इम्प्रेस्ड होता है और ज़राथुस्त्रा उसे भी अपनी केव भेज देता है। चैप्टर 7, द अगलीएस्ट मैन। ज़राथुस्त्रा ऐसी वैली में जाता है जहां कोई जानवर नहीं है। वहां ज़राथुस्त्रा को मिलता है द अगलीएस्ट मैन, वो आदमी जिसने गॉड को मार दिया। ज़राथुस्त्रा एक मोमेंट के लिए पिटी फील करता है, लेकिन फिर उससे ओवरकम कर लेता है। अगलीएस्ट मैन कहता है कि गॉड को उसने इसलिए मारा क्योंकि गॉड हर चीज देख लेता था, उसको सब पता होता था, और सबसे बड़ी वजह थी गॉड की पिटी। ज़राथुस्त्रा इसे भी केव भेज देता है। चैप्टर 8, द वॉलंटरी बेगर। अब एक वॉलंटरी बेगर मिलता है। ये पहले रिच था, लेकिन रिच लोगों से बोर होकर इसने गरीबी चूज की, लेकिन पुअर लोग भी इसको उतने ही डिस्गस्टिंग लगे जितने रिच थे। अब ये गायों के साथ बैठा है, उनसे सीखने की कोशिश करता है कि कट च्यू कैसे करते हैं, यानी पेशेंस और रेपिटेशन का लेसन। ज़राथुस्त्रा इसे भी केव भेज देता है। चैप्टर 9, द शैडो। अब ज़राथुस्त्रा को अपना ही शैडो मिलती है जो हमेशा उसका पीछा करती रही है। शैडो ट्रूथ और नॉलेज के पीछे भागती रही, लेकिन अब वो खुद को लॉस्ट फील करती है, विदाउट एनी गोल। ज़राथुस्त्रा उसे भी केव भेज देता है और बिना शैडो के अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। एनालिसिस, पार्ट 4, चैप्टर 1 to 9। ज़राथुस्त्रा जो लोगों से मिलता है उन सब में ओवरमैन यानी सुपर ह्यूमन की थोड़ी थोड़ी स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन हर एक किसी न किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में फेल हो जाता है। कॉफमैन यानी नीत्शे के ट्रांसलेटर और क्रिटिक ये पॉइंट करता है कि ये कैरेक्टर्स एक तरह से नीत्शे के खुद के एग्जैजरेटेड वर्जन्स हैं। सूदसेयर यानी भविष्यवक्ता। पार्ट 2 में सूदसेयर ने प्रिडिक्ट किया था एक इंटेंस निहिलिज्म का एरा, जहां लोगों के लिए कोई वैल्यू, कोई मीनिंग नहीं बचेगी। निश्चय कह सकता है कि ये वही टाइम है जो आज हम जी रहे हैं, उसकी डेथ के 100 साल बाद। सूदसेयर एक तरफ ज़राथुस्त्रा को मोटिवेट करता है कि हायर मैन का सर्च कंटिन्यू करो, और दूसरी तरफ अपने दुख में कहता है कि हैप्पीनेस अब मुमकिन ही नहीं है। ये कैरेक्टर निश्चय के अपने नेगेटिव मूड्स को रिफ्लेक्ट करता है।
आइडियल्स तो सही हैं, लेकिन अक्सर वर्स्ट फ्यूचर इमेजिन करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ होपफुल सोच। दो राजा यानी टू किंग्स, वो नोबल लीनियज से आते हैं और सोसाइटी की सुपरफिशियलिटी से फेड अप हो गए हैं। अपनी कंफर्ट्स और लग्जरीज छोड़ के वो हायर मैन की सर्च पे निकले। नीचे भी एक किंग की तरह अपनी कंफर्टेबल लाइफ चूज कर सकता था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया और अपनी राइटिंग और थिंकिंग को डेडिकेट कर दिया। जब ये राजा ज़रथुस्त्रा से मिलते हैं, वो उसके सामने बहुत ज़्यादा वर्शिपफुल बन जाते हैं। मतलब वो स्टॉप करने के लिए रेडी हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ओवरमैन बनने के। लीच वाला आदमी, ये इंसान एक जेन्युइन फिलोसोफर का एग्जाम्पल है। उसका मिशन है कि वो अपने अंदर से हर डॉगमा और प्रेजुडिस को निकाल दे, जैसे लीचेस उसके बॉडी से खून निकाल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ पुराने प्रेजुडिस से फ्री हो पाया है, अभी तक कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाया है। मतलब डिस्ट्रॉय करना आ गया है, लेकिन बिल्ड करना अभी नहीं सीखा। मैजिशियन यानी जादूगर, वो अपने आप को एक असेटिक ऑफ द स्पिरिट बना के दिखाता है, मतलब अपने ही थॉट्स के टॉर्चर में जीता है। नीचे के हिसाब से फिलॉसफी ने अपनी पहचान तभी बनाई जब उसने असेटिक प्रीस्ट का मास्क पहना, मतलब प्रिटेंड किया कि वो भी एक डीप मिस्टिकल और सीरियस चीज़ है। लेकिन असल में फिलोसोफर एक प्रैंकस्टर और लाइट स्पिरिट होता है। मैजिशियन खुद एक्सेप्ट करता है कि वो अभी ओवरमैन नहीं है, और ये ऑनेस्टी ज़रथुस्त्रा को पसंद आती है। गॉड की पिटी, ये आइडिया नीचे की पिटी वाली क्रिटिक का क्लाइमैक्स है। पुराने टेस्टामेंट के गॉड स्ट्रिक्ट और लॉ गिवर थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में वो एक पिटी फील्ड गॉड बन गए जो इंसानों के दुख दर्द को शेयर करते हैं। नीचे कहता है कि अगर सब ह्यूमैनिटी के सफरिंग को फील करना है तो इतनी ज़्यादा पिटी चाहिए कि एक गॉड भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और इसी पिटी की वजह से गॉड खुद ही मर गए। लास्ट पोप ये मान लेता है, लेकिन अब भी उसकी लॉन्गिंग है गॉड के लिए, एक एब्सोल्यूट के लिए। अग्लीएस्ट मैन, सबसे बदसूरत आदमी, इसमें एक नोबिलिटी है, वो लोगों की पिटी को रिजेक्ट करता है। उसके लिए गॉड एक वॉरियर बन जाता है जो उसकी अगलीनेस और सफरिंग को पिटी के नाम पर एक्सपोज करता है। ज़रथुस्त्रा को यह पसंद आता है कि वो पिटी को हेट करता है। नीचे खुद भी कॉन्स्टेंट इलनेस में था और शायद उसने भी अनवांटेड पिटी काफ़ी बर्दाश्त किया होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्शन है उसकी लाइफ का। वॉलंटरी बेगर, अपनी मर्जी का भिखारी, इसको भी सोसाइटी के प्रिटेंसेस और प्रेजुडिसेस से नौजिया होती है। वो सीखना चाहता है च्यू द कर्ड, मतलब एक बात को ध्यान से बार बार सोचना और डीपली डाइजेस्ट करना। नीचे अपने ज़माने के लोगों को क्रिटिसाइज करता था कि वो बहुत फास्ट रीड या थिंक करते हैं बिना डेप्थ के, लेकिन ये बेगर सिर्फ एक काऊ की तरह र्यूमिनेट कर पाता है। वो कुछ क्रिएटिव, कुछ नया सोच नहीं सकता। ज़रथुस्त्रा का शैडो में एक क्वालिटी है, वो ट्रूथ और नॉलेज के लिए कंटिन्यूसली सर्च करती है, लेकिन अब उसको लगता है कि यह सर्च यूजलेस है और वो डिस्करेज हो गया है। शैडो एक नोबल सीकर है, लेकिन उसमें स्टैमिना की कमी है और अपना इंडिपेंडेंट रास्ता बनाने की हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ ज़रथुस्त्रा का पीछा करता है। ओवरमैन बनने के लिए अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। ओवरऑल पार्ट 4 के ये चैप्टर्स दिखाते हैं कि हर कैरेक्टर में थोड़ा ओवरमैन का स्पार्क है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। ये सब नीचे के खुद के एस्पेक्ट्स के एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्शंस हैं। द स्पोक ज़रथुस्त्रा पार्ट 4 चैप्टर्स 10 to 20 समरी। चैप्टर 10 एट नून। ज़रथुस्त्रा एक दरख्त के नीचे दोपहर के वक्त लेट जाता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उस मोमेंट में उसे लगता है कि दुनिया बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ अपनी जगह पर खूबसूरत। चैप्टर 11 द वेलकम। ज़रथुस्त्रा अपनी केव में वापस आता है। वहाँ फिर से उसे एक मदद की चीख सुनाई देती है जो उसने पहले हायर मैन से जोड़ी थी, लेकिन अंदर जाके पता चलता है कि ये चीख असल में उन सभी लोगों की कलेक्टिव चीख है जिनसे वो दिन भर मिला था। ज़रथुस्त्रा उन सब से कहता है कि तुम लोग ओवरमैन नहीं हो, तुम अभी भी कमज़ोर हो, दूसरों की अप्रूवल चाहते हो और पुराने ज़माने के प्रेजुडिसेस अभी भी तुम्हारे अंदर हैं। तुम सिर्फ पुल हो ओवरमैन तक के लिए, इस बात का साइन कि कुछ और बड़ा आने वाला है। चैप्टर 13 द लास्ट सपर। सूदसेयर यानी जो फ्यूचर बताता है के कहने पर सब लोग मिलके एक फीस्ट तैयार करते हैं। चैप्टर 14 ऑन द हायर मैन। खाना खाते वक्त ज़रथुस्त्रा उन सब से बात करता है हायर मैन के बारे में। उसने प्रोलॉग में सीख लिया था कि आम लोगों से ओवरमैन के बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं सब बराबर हैं खुदा के सामने। लेकिन अब खुदा मर गया है और इंसान को अपने आप को ओवरकम करना होगा ताकि वो ओवरमैन बन सके। सेल्फ ओवरकमिंग के लिए ज़रूरी है हिम्मत, सफरिंग, अपने दुख उठाना, अकेलापन और कभी कभी ईविल को भी एक्सेप्ट करना। ज़रथुस्त्रा कहता है तुम्हें ये गम नहीं करना चाहिए कि तुम ओवरमैन नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि तुम बिना शर्त के हर चीज़ पर शक करना सीखो और हंसना और डांस करना भी सीखो। चैप्टर 14 द सॉन्ग ऑफ मेलनकली। ज़रथुस्त्रा बाहर निकलता है और मैजिशियन सबको एक पोएम सुनाता है। पोएम का थीम यह है कि शायद वो सच का तलाशगार नहीं बल्कि सिर्फ एक बेवकूफ़ या सिर्फ एक पोएट है। चैप्टर 15 ऑन साइंस।
एक कॉन्साइंशियस ऑफ स्पिरिट, मतलब जो सच में साइंस को समझता है, वो बंदा कहता है कि साइंस असल में इंसानों के डर से पैदा हुई थी। लोग जानवरों से डरते थे और अपने अंदर के इंस्टिंक्ट से डरते थे, तो उस फियर को रिफाइन करके साइंस बना ली। ज़राथुस्त्रा जब वापस आता है तो ये सुनता है और वो कहता है कि साइंस असल में हमारी करेज यानी हिम्मत को रिफाइन करने से पैदा हुई थी, ना कि डर से। चैप्टर 16 अमंग डॉटर्स ऑफ द विल्डरनेस। ज़राथुस्त्रा का शैडो यानी उसकी एक और रूहानी शक्ल एक सॉन्ग गाता है। उस सॉन्ग में वो एक टाइम याद करता है जब वो ओरिएंट में था और हर तरह के डिलाइट्स यानी लुत्फ और मज़े से घिरा हुआ था। चैप्टर 17 द अवेकनिंग। ज़राथुस्त्रा फिर बाहर आता है और खुश होता है कि उन सब ने मिलकर द स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी यानी बोझ हर उदासी को भगा दिया था, लेकिन फिर वो देखता है कि सब अंदर एक गधे की पूजा कर रहे हैं। चैप्टर 18 द एस फेस्टिवल। ज़राथुस्त्रा गुस्से में वहां जाता है और उन्हें डांटता है कि तुम लोग एक गधे की पूजा क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद ये एक अच्छी निशानी है क्योंकि इसका मतलब है कि ये लोग अब रिकवर कर रहे हैं। चैप्टर 19 द ड्रंकन सॉन्ग। सब लोग बाहर निकलते हैं ठंडी रात में। सबसे अगली आदमी कहता है कि पहली दफ़ा उसे अपनी पूरी लाइफ से सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ है। बाकी सब भी अग्री करते हैं और शुक्रिया कहते हैं ज़राथुस्त्रा का। तब ज़राथुस्त्रा एक सॉन्ग गाता है जो पूरी किताब का एक तरह से कल्मिनेशन या चोटी है। वो कहता है, दुनिया बहुत गहरी है, बहुत दुख और बहुत खुशी से भरी हुई है, लेकिन दुख हमेशा इंसान को कहते हैं कुछ और ढूंढो, जबकि खुशी सिर्फ अपने आप को हमेशा के लिए चाहती है। क्योंकि हर चीज़ डीपली कनेक्टेड है, हम खुशी का इटर्नल होना नहीं चाह सकते बिना उस दुख के जो उसके साथ आता है। ज़राथुस्त्रा कहता है, जॉय वॉन्ट्स द इटर्निटी ऑफ ऑल थिंग्स, वॉन्ट्स डीप इटर्निटी। चैप्टर 20 द साइन। अगली सुबह ज़राथुस्त्रा उठता है और अपनी केव के बाहर एक शेर देखता है। वो इसे एक निशानी समझता है कि ओवरमैन आने वाला है। ज़राथुस्त्रा ट्रायम्फेंट महसूस करता है क्योंकि उसने अपना आखिरी पाप भी जीत लिया है, पिटी जो उसे हायरमैन के लिए महसूस होती थी। एनालिसिस पार्ट 4 चैप्टर 10-20। पार्ट 4 पूरे तौर पे आयरनी और ह्यूमर से भरा हुआ है, जो एक ऐसी किताब से एक्सपेक्ट भी करना चाहिए जो हमेशा लाफ्टर को प्रेज करती है। पहले 9 चैप्टर्स में हमें अलग अलग कैरिकेचर्स मिलते हैं जो नीत्शे ने खुद पर भी मजाक करने के लिए बनाए हैं। लास्ट के 11 चैप्टर्स और भी ज़्यादा लाइट हार्टेड हैं और इसका क्लाइमैक्स आता है जब ज़राथुस्त्रा के शैडो का एक बिल्कुल ही फ्रिवलस सॉन्ग यानी मजाहिया सॉन्ग आता है। ज़राथुस्त्रा के कंपेनियंस कभी भी ओवरमैन नहीं बन सकते क्योंकि उन सब के अंदर अभी भी पुरानी दुनिया का बोझ पड़ा हुआ है। जैसे पोप अपने गॉड के प्यार से बंधा हुआ है और जो अगलीस्ट मैन है वो अपनी रिजेंटमेंट और पिटी की फीलिंग से दबा हुआ है। ज़राथुस्त्रा और नीत्शे ने और जगह भी ये क्लेम किया है कि ओवरमैन को ब्रीड करना पड़ेगा, मतलब एक नए तरीके की इंसानियत को पैदा करना होगा। इसी वजह से उसका इंटरेस्ट मैरिज और ब्रीडिंग में है। ये जो कंपेनियंस हैं ये पोटेंशियल ब्रीडर्स हैं, इनके इंटेंशन सही हैं, गोल भी सही है, लेकिन शायद इनके चिल्ड्रन ही नए लोग बनेंगे जो पुराने प्रेजुडिसेस यानी पुरानी सोच से आज़ाद होंगे। ज़राथुस्त्रा उन्हें रीअश्योर करता है, कहते हैं डांस करो, लाफ करो। सबसे ज़्यादा वो कहता है कि अनकंडीशनल चीज़ों से बचो, जैसे गॉड, ट्रूथ या मोरालिटी, क्योंकि जो भी अपने आप को एब्सोल्यूट बोलती है वो डेंजरस है। यही बात पार्ट 3 के दूसरे हाफ के कमेंट्री में भी आई थी। नीत्शे कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी, जो ये नहीं समझ पाता कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। चैप्टर ऑन द हायर मैन एक समरी जैसा है नीत्शे की सोच का, और ये खत्म होता है एक बड़े एग्जॉर्टेशन पे, बुलंद आवाज से कॉल पे, डांस करो और लाफ करो। लेकिन तुरंत उसके बाद आता है मैजिशियन का सॉन्ग ऑफ मेलानकली। उस सॉन्ग में वो डाउट करता है कि कहीं ये लाफ्टर और डांस सिर्फ एक एस्केप तो नहीं, मतलब सच्चाई से भागकर क्या हम सिर्फ फूल्स या सिर्फ पोएट्स बन जा रहे हैं। ये मोमेंट नीत्शे का खुद के खिलाफ सेल्फ क्रिटिसिज्म है। एक्चुअली पार्ट 4 में जितने भी पोएम्स आते हैं नीत्शे ने उन्हें अलग से अपने नाम से पब्लिश भी किया था। यहाँ वो डाउट करते हैं शायद मैं डॉगमेटिज्म और एब्सोल्यूटिज्म से तो फ्री हो गया, लेकिन शायद सब सब्सटैंशियल यानी मजबूत चीज़ों से भी फ्री हो गया और अब सिर्फ फूल्स और पोएट्स की तरह फ्रिवलस और प्लीजिंग चीज़ों पे लाफ करता हूँ। ये डाउट्स थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर तुरंत डिसमिस भी हो जाते हैं और उसके बाद एक डिस्कशन आता है साइंस पर, जो इस जगह थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है। फिर एक और सेल्फ डाउट का सीन आता है जब कंपेनियंस एक गधे को प्रे करने लगते हैं। ये डायरेक्टली बाइबल के एक्सोडस 32 से अल्यूजन है, जहां इजराइल के लोग एक गोल्डन काफ बना के उसकी वर्शिप करते हैं जब मोजेस माउंटेन से कमांडमेंट्स लेकर आ रहे होते हैं। ज़राथुस्त्रा की स्टोरी में भी ऐसी ही एक चीज़ होती है, एक लास्ट सपर टाइप का सीन जो चैप्टर 12 का टाइटल है, जो एक मॉकरी है क्रिश्चियन यूक्रिस्ट का। ये सब सॉलेम और सेक्रेड लॉ गिविंग मोमेंट्स ज़राथुस्त्रा के लिए बन जाते हैं लाफ्टर के मोमेंट्स।
नीचे यहाँ दिखाना चाहते हैं कि वो अपने कमांडमेंट्स लाने वाले हैं, लेकिन उन कमांडमेंट्स को सबको ब्लाइंडली फॉलो करना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो एक एग्जॉर्टेशन है, लाफ करने का, जॉय सीक करने का, सीरियस चीज़ों का मजाक उड़ाने का, चाहे वो हम खुद हों या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। फिर आता है द ड्रंकन सॉन्ग, जिसमें इटर्नल रिकरेंस का सबसे जॉयस अफर्मेशन मिलता है। जब तुमने एक जॉय को यस कहा, तब तुमने सारे वो को भी यस कहा। हर चीज़ एक दूसरे में एंटैंगल्ड है। अगर तुमने एक मोमेंट को बोला रुक जाओ तुम परफेक्ट हो, तो इसका मतलब है तुमने हर चीज़ को दोबारा आने के लिए यस बोला। सब कुछ दोबारा, सब कुछ इटर्नली, और इस तरह तुमने दुनिया को सच में प्यार किया। अगर तुमने जॉय को एक्सेप्ट किया तो वो को भी इटर्नली वापस आने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आइडिया ये है कि यूनिवर्स अलग अलग स्टैटिक मोमेंट्स का बना हुआ नहीं है, बल्कि हर मोमेंट एक कंटिन्यूअस फ्लक्स यानी लगातार बदलते प्रोसेस का हिस्सा है। तुम एक जॉय को अलग नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो भी दुख के साथ कनेक्टेड है। अगर तुम इटर्नल रिकरेंस एक्सेप्ट करते हो, तो तुम्हें यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हारे जॉयज और मिजरीज एक ही प्रोसेस के दो हिस्से हैं। तुम्हें सब कुछ एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो भी हमेशा के लिए। फाइनली लास्ट चैप्टर में लायन का अपीयरेंस आता है। ये डायरेक्ट रेफरेंस है ऑन द 3 मेटामॉर्फोसिस पार्ट 1 से। वहाँ लायन सेकेंड स्टेज है ओवरमैन बनने के प्रोसेस में, कैमल, लायन और चाइल्ड। लायन के बाद आता है चाइल्ड, जो इनोसेंट क्रिएटर होता है। ज़राथुस्त्रा जब लायन देखता है वो कहता है मेरे बच्चे पास हैं, मेरे बच्चे पास हैं।